शादी के बाद लड़की की विदाई होना आम बात है। हमने बचपन से यही सुना है और यही देखा है कि शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल जाकर रहना होता है, क्योंकि शादी के तुरंत बाद से उसका ससुराल ही उसका घर हो जाता है। इसीलिए लड़की की विदाई होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि शादी के बाद लड़की की नहीं बल्कि लड़के की विदाई हो? शादी के बाद लड़की को अपने घर को छोड़कर जाना ही ना पड़े। और तो और ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। यहाँ पर बच्चों को उसके पिता का सरनेम नहीं मिलता है, बल्कि उसे तो उसकी माँ का सरनेम मिलता है। इसके अलावा लड़की को वो सारी संपत्ति मिलती है जो उसकी माता की होती है। हो सकता है कि आपको ये सुनकर लग रहा हो कि ये सब तो काल्पनिक बातें हैं, ऐसा भला कहाँ ही होता होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप शायद भूल रहे हैं कि हम ऐसे भारत का हिस्सा हैं जो अद्भुत है, अनोखा है और यहाँ पर अलग अलग कल्चर फॉलो किए जाते हैं, जो हमारे इस देश को इनक्रेडिबल इंडिया बनाता है। और इसी इनक्रेडिबल इंडिया में कुछ ऐसी प्रथाएं यानी ऐसे कस्टम्स रहे हैं जो पैट्रियार्कल नहीं बल्कि मैट्रिलिनियन हैं। इसे अच्छी तरह से समझने और जानने के लिए हमें 1800 ईस्वी के त्रावणकोर किंगडम में जाना होगा, जिसे आज हम केरल कहते हैं। इसी त्रावणकोर में एक नायर कम्युनिटी हुआ करती थी और इस कम्युनिटी में शादी को लेकर एक खास किस्म का रिवाज हुआ करता था, जिसे संबंधम कहा जाता था। ये एक किस्म का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, जिसके अकॉर्डिंग लड़का और लड़की अपने लिए पार्टनर्स चुनते थे। लेकिन संबंधम में एक बड़ा कैच था, और ये कैच था कि शादी के बाद लड़की अपने मायके में ही अपने परिवार के साथ रहती थी। पति अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके घर आता था। इस घर को तारवाड़ कहा जाता था। अब सवाल है कि ऐसा कब और क्यों किया जाता था। इसे भी समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में और पीछे जाना होगा। 11वीं सदी में इस एरिया में किसी न किसी कारणों से युद्ध होना बड़ी आम सी बात थी। चेरा और चोल राजाओं के बीच भी लगभग 100 सालों तक युद्ध चला। नायर पुरुष अनिवार्य रूप से सैनिक हुआ करते थे। वो सालों तक घर से दूर रहते थे या शहीद हो जाया करते थे। ऐसे निश्चित समय में परिवारों को टूटने से बचाने के लिए एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया। यहाँ पर यह तय हुआ कि संपत्ति की चाबी और वंश का नाम महिलाओं के पास रहेगा, ताकि पुरुष युद्ध में रहे या ना रहे, घर की औरतें और बच्चे हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। और फिर यहीं से इस प्रथा का जन्म होता है। इस प्रथा को तारावाड़ू या थारावाड़ू भी कहते थे। ये तो सिर्फ बात हुई इस प्रथा की, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस शादी से जो बच्चे होते होंगे उनका क्या, उनका जीवन किस तरह से बीतता होगा। दरअसल इस व्यवस्था में पैदा होने वाले बच्चों का भी जीवन इसी रीत से बंधा था। अगर बेटा है तो वो बड़ा होकर योद्धा बनता या फिर घर की जिम्मेदारियां कर्णवार बनकर निभाता। कर्णवार घर का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य अक्सर माँ का भाई या बेटा होता था। हालांकि संपत्ति महिलाओं के नाम थी, लेकिन घर के सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बड़े फैसले, जैसे किसकी पढ़ाई कहाँ होगी या किसकी शादी किसके साथ होगी, ये सब कर्णवार ही देखता था। ये तो बात हुई लड़के की। अब बात करते हैं लड़की की। इस रिश्ते में रहने वाले पति पत्नी की जब बेटी होती थी तो उस लड़की को उसकी माँ की सत्ता मिलती थी। मतलब कि उस लड़की का अपनी माँ और नानी के घर पर अधिकार होता था। ये ठीक उसी तरह से था जिस तरह से आज दादा और पिता के घर और संपत्ति पर उनके बेटे का अधिकार होता है। ये प्रथा सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं थी। त्रावणकोर के राजघराने में भी राजा की राजगद्दी उसके बेटे को नहीं बल्कि उसकी बहन के बेटे मतलब कि भांजे को मिलती थी। राजा की पत्नी को रानी का दर्जा भी नहीं मिलता था। उन्हें अम्मा जी कहा जाता था। उनके पास कोई राजनीतिक शक्तियाँ नहीं होती थी, यहाँ तक कि उन्हें राजा के साथ बाहर राज्य में देखा भी नहीं जाता था। उन्हें महल के बाहर एक बड़े घर में रखा जाता था और इन्हीं घरों को अम्मा बीड़ू कहते थे। यहीं पर राजा की पत्नी के आराम की सभी चीज़ें हुआ करती थी। यहीं पर राजा अपनी पत्नी से आकर मिला करते थे और इन्हीं घरों में राजा की पत्नी अपने बच्चों को पालती थी। राजा के बच्चों को रॉयल टाइटल भी नहीं मिलता था। वे अपनी माँ के नाम और हैसियत से पहचाने जाते थे। राज्य में रानी की भूमिका राजा की बहन और राजा की माँ की हुआ करती थी। देखा जाए तो किंगडम की सारी शक्तियाँ घर की बेटियों के पास होती थी। भतीजा भले ही राजा बन जाए, लेकिन उसकी बहन और उसकी माता दोनों रानियाँ होती थी। त्रावणकोर में चलने वाले इस पावर ट्रांसफर मेट्रोलिनी को मरुमाकथ्यम कहा जाता था। मरुमक्कल मतलब कि भांजा या भांजी।
अब एक और ज़रूरी सवाल, मान लेते हैं कि राजा की कोई बहन नहीं है, उसका सिर्फ एक और भाई है, या फिर राजा अपनी माता की इकलौती संतान है। उस कंडीशन में क्या? इसी स्थिति से निपटने के लिए भी एक उपाय था। अगर किसी राजा की बहन नहीं होती थी तो राजघराना राज्य की किसी लड़की को बेटी के रूप में गोद लेता था, और यही गोद ली गई लड़की आगे चलकर रानी बनती थी और उसका बेटा भविष्य का राजा बना करता था। इसका एक उदाहरण इतिहास में मौजूद भी है। रानी सेतु लक्ष्मीबाई और सेतु पार्वतीबाई को इसीलिए गोद लिया गया था ताकि त्रावणकोर का वंश आगे बढ़ सके। ये प्रथा सिर्फ केरल के नायर कम्युनिटी तक सीमित नहीं थी। मातृसत्ता को भारत के दूसरे हिस्से में भी दूसरे नाम से निभाया जाता था। मेघालय की खासी और गारो जनजातियों में भी आज भी ये प्रथा काफ़ी हद तक जीवित है। कर्नाटक के बंट और बिल्लवा समुदाय में भी अलिया संथना नाम से इसी तरह की परंपरा का पालन किया जाता था, जहाँ पर सारी शक्तियाँ महिलाओं के पास होती थी और आगे भी लड़कियों को उनकी माँ और नानी से उनका नाम और संपत्ति मिला करती थी। अब सवाल ये है कि इस प्रथा का अंत कैसे और क्यों किया गया। 20वीं सदी में यूरोपीय सोच और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से इस सिस्टम पर सवाल उठने लगे। नायर पुरुषों की नई पीढ़ी अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देना चाहती थी और इसी तरह इन कस्टम्स को खराब माना जाने लगा और इन्हें बदलने पर दबाव दिया जाने लगा। दबाव इतना बढ़ा कि 1925 में त्रावणकोर की रानी सेतु लक्ष्मीबाई ने एक एक्ट साइन किया। इस एक्ट को द नायर रेगुलेशन एक्ट 1925 कहा गया। इस एक्ट ने धीरे धीरे इस मातृसत्तात्मक ढांचे को खत्म करके पितृसत्तात्मक व्यवस्था की ओर मोड़ दिया। भले ही आज कानूनी रूप से ये प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन केरल और मेघालय की महिलाओं के आत्मविश्वास और वहाँ के समाज में उनकी मजबूत स्थिति में तरवाड़ की रूह आज भी जिंदा है। आज भी कई लोग गर्व से अपनी माँ का नाम अपने साथ जोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में भी तरवाड़ जैसी सोच की ज़रूरत है? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।